जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। देखिए मैपिंग क्या होती है। फंक्शन wfz just define the mapping or transformation of the z plane in the into the w plane। मैपिंग है आपकी w इक्वल टू एफ जेड, ये इस तरह से डिफाइन हो। ये आपका डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। इधर आपका जेड पॉइंट है, ये आपका डब्ल्यू पॉइंट कह दो या एफ जेड बनेगा। ये आपका क्या बनेगा बेटा? एफ जेड। तो मैपिंग है एफ, तो ये बनेगा आपका डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, यानी ये जेड पॉइंट है, ये मैप किस में हो जाएगा? एफ जेड में मैप हो जाएगा एफ के थ्रू। जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस वन माइनस आई, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस वन माइनस आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जेड इसमें वैल्यू डालिएगा, डब्ल्यू मिलता जाएगा। तो ये देखेंगे, ये एक फिगर है आपका। we have find region d dash of w plane corresponding the rectangular d in the z plane। z plane पर आपका एक फिगर है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये क्या फिगर है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखो ये x प्लेन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, या जेड प्लेन कह दो, जेड प्लेन कह दो या एक्स वाई प्लेन कह दो। एक्स इक्वल टू 0 की इक्वेशन हो जाएगी, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी वाई एक्सिस की इक्वेशन। एक्स इक्वल टू वन लाइन कैसी होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल वन डिस्टेंस पर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। और y इक्वल टू 2 कैसी होगी बेटा? ये x एक्सिस के पहले 2 डिस्टेंस पे, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? बताओ। सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्स वाई प्लेन का रेक्टेंगल है, ये डब्ल्यू प्लेन में जाके क्या बनेगा? देखिए दो तरह के आपके प्लेन होंगे, इधर आपका जेड प्लेन, इधर होगा डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो यहाँ कुछ फिगर दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा ये डब्ल्यू प्लेन में ये फिगर क्या बनेगा जाके, ठीक। तो हमने पता, हमारा जो फिगर है जो जेड प्लेन में है वो हमारा रेक्टेंगल है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कौन सा है? डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस वन माइनस आई। डब्ल्यू हम जानते हैं क्या होता है, यू प्लस आई भी। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू या एफ जेड क्या होता है? यू प्लस आई भी। यू प्लस आई बी। हाँ, और जेड की वैल्यू क्या होती है? एक्स प्लस आई आई वाई एक्स प्लस आई बी प्लस वन माइनस आई, ये होता है बेटा, दिया ही है इसमें। अब देखो रियल रियल एक साथ कर लो, एक्स और प्लस वन, ये एक्स प्लस वन एक साथ कर लिए, आई और आई कॉमन ले लिया मैंने, मुझे मिलेगा वाई माइनस वन। अब यहाँ से कंपेयर करूंगा तो u मिल गया मुझे x प्लस वन और b मिल गया y माइनस वन। बेटा u मिल गया x प्लस वन, b मिल गया y माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से x और y की जो मेरे पास वैल्यू दी है, उनकी हेल्प से u और b की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? कितना दे रखा है? 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी बन जाएगी? x ये 0 लगा दूंगा तो u इक्वल टू 1। ऐसे ही y इक्वल टू 0 दे रखा है मेरा, तो b कितना बनेगा यहाँ से? -1। b इक्वल टू -1। पूरी बात तो b इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 दे रखा है, तब u कितना बनेगा मेरा? हैं? 2। हाँ, x इक्वल टू 1 दे रखा है, इसमें x की जगह 1 लगा दूंगा, u इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे y इक्वल टू मेरा कितना दे रखा है? 2, तो b की जगह यहाँ लगा दूंगा, y की जगह 2, तो ये मिल जाएगा v इक्वल टू 2 माइनस 1 आ जाएगा।
तो मेरे पास u और v में कौन कौन से आ गए, u इक्वल टू 1, v इक्वल टू -1, u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 1। जरा ये फिगर खींचना आप, यूवी प्लेन या डब्ल्यू प्लेन एक ही बात होती है, या एक्स वाई प्लेन या जेड प्लेन एक ही बात होती है। डब्ल्यू प्लेन पर आपका क्या रहा, u इक्वल टू -1 कहाँ होगा, सॉरी u इक्वल टू 1 है, -1 कहाँ, ये u इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी, b एक्सिस के पैरेलल होगी 1 डिस्टेंस पर, ये रही। ऐसे ही ये u इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी, b एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस पे ये लाइन। और ऐसे ही b इक्वल टू -1 कौन सी होगी, u एक्सिस के पैरेलल नेगेटिव डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस पे ये रही। b इक्वल टू 1 कौन सी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस पे ये रही। क्या बन गया ये बेटा, क्यों, ये भी रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। यस सर। हाँ, और ये रेक्टेंगल देखिए, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था w इक्वल टू z प्लस 1 माइनस आई, इसके अंदर में ये वाला रेक्टेंगल था जो हमने बनाया था, वो ये बन गया। ऐसे कह सकते हो इमेज, इस रेक्टेंगल की इमेज, ये मिरर समझो, z प्लस 1 माइनस आई ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है। इस टाइप के मिरर में आपने इसकी इमेज क्या बनी जाके, ये रेक्टेंगल बन गया, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग, समझ गया बेटा। यस सर, यस सर। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे आप मिरर समझिए, z प्लस 1 माइनस आई ये मिरर है। इसने ये जो फिगर था हमारा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, ये फिगर इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस वाले फिगर, बात समझे। बताओ बेटा। यस सर, यस सर। इसी तरीके से बेटा कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अब ये तो रहा जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में है, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, सपोज टू कर्व्स C1 एंड C2 इन द जेड प्लेन, दो कर्व हैं C1 और C2 जेड प्लेन पर, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग कर्व C1 डैश C2 डैश इन द W प्लेन, इसी के करस्पॉन्डिंग W प्लेन पर जो प्लेन जो कर्व्स है वो है C1 डैश C2 डैश, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं P डैश पर। If the angle of intersection of the curve at P पर कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन is the same as the angle of intersection of the curve at P dash, P और P dash पर जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो C1 C2 के बीच के और C1 डैश और C2 डैश बीच के जो कर्व के एंगल्स हैं कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। मैग्नीट्यूड की उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, और एंड सेंस का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज में, दोनों साइड में, चाहे वो जेड प्लेन पे हो चाहे डब्ल्यू प्लेन पे हो। अगर जेड प्लेन पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और जेड प्लेन पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों ही सेम होने चाहिए। Then the transformation is said to be conformal at P। देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पर, देखो ये x ये y ये u ये v, अब ऐसे प्लेन रहेंगे, ये z प्लेन रहेगा x y प्लेन, ये u v प्लेन रहेगा। तो यहाँ हमने x y प्लेन पर दो कर्व लिए हैं, एक C1 और एक C2, इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यूवी प्लेन में हमने ये फिगर लिया है C1 डैश और C2 डैश, ये P डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच की इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच का एंगल C1 C2 के थीटा और इधर भी थीटा, इनके मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और साथ में
इनकी डायरेक्शन भी बराबर सेम होनी चाहिए। देखो इधर ये किस डायरेक्शन में है, देखो एंटी क्लॉकवाइज में, ये किस में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है। ऐसा नहीं है कि इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो और इधर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो नहीं चलेगा। तो ऐसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इनके बीच के सेम होने चाहिए और इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मल मैपिंग बन जाएगा। बात समझ आई आपकी? तो यस सर। हाँ, जेड प्लेन पर C1 C2 कर्व के बीच का एंगल और W प्लेन पर या UV प्लेन पर C1 डैश C2 डैश कर्व के बीच का एंगल दोनों सेम, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन है तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। तो यहाँ डेफिनेशन बनती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रिजर्व्स एंगल्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस between every pair of curves through a point is said to be conformal at that point. इतना याद रखिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए दोनों कर्व्स के बीच की। जेड प्लेन पर कर्व है वो और डब्ल्यू प्लेन पर जो कर्व है उनके बीच का जो एंगल है और डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई आपकी? यस सर। हाँ, देखिए रिमार्क पहला इसमें है, if f(z) is analytic and f(z) is not equal to 0 in a region R of Z plane। आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन मैंने बताया था क्या होता है, क्यों बेटा? ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और f(z) हाँ f(z) is not equal to 0, हाँ f(z) is not equal to 0 है in a region R of Z plane, मैपिंग बनेगी, then the mapping W is equal to fz is conformal। मैपिंग W is equal to fz कैसी होनी चाहिए, कॉन्फॉर्मल होगी। तब जब fz एनालिटिक है और fz is not equal to 0। ये हमने इसे एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन से जोड़ दिया कॉन्फॉर्मल। कॉन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी, जब W आपका या fz एनालिटिक होगा। कोई मैपिंग fz कॉन्फॉर्मल तब होगी जब fz एनालिटिक होगा और fz is not equal to 0। मैपिंग कैसी होनी चाहिए, फिर कैसी होगी, कॉन्फॉर्मल होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to fz at z is equal to alpha plus I beta given by। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, इसी कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की एट z is equal to alpha plus minus plus I beta पर, तो फॉर्मूला होता है f डैश अल्फा प्लस I बीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, मॉड निकाल दो, तो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। एंगल ऑफ रोटेशन निकालना हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास ये अल्फा है ये बीटा है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा, या ऐसे कह दो tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। दो फॉर्मूले याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन मॉडुलस ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा, और आपका यहाँ हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रोटेशन tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ये बात समझ आई आपकी? बताओ बेटा। यस सर। अगला देखो क्वेश्चन, यस सर। if u is equal to 2x square plus y square, v is equal to y square upon x, so that curves u is equal to constant, v is equal to constant cut orthogonally at all intersections, but that the transformation w is equal to u plus iv is not conformal। कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आप जान ही चुके हो। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि दिखाइए ये आप कर्व है u इक्वल टू कांस्टेंट और v इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर u हमारा ये है v ये है, कट ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। आपको पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, दो कर्व ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं,
M1 इंटू M2 क्या होना चाहिए? ध्यान है? सर क्या? दो कर्व आपके ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं? M1 M2 क्या होना चाहिए उनका? इक्वल होना चाहिए। अरे इक्वल होना चाहिए, तो पैरेलल होते हैं भाई। M1 M2 इक्वल होने पे तो पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर में क्या होता है कंडीशन? ध्यान है? हाँ सर, पैरेलल होते हैं सर, भूल गए थे। हाँ, परपेंडिकुलर क्या कंडीशन होती है? ध्यान है? परपेंडिकुलर कंडीशन बताओ। यस सर, पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो होते हैं, ऑर्थोगोनल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं? वन होता है जब वन होता है, क्या वन होता है? ध्यान दो, करीब। तो M1 into हाँ, करीब M1 करीब plus पहुंच गए हो। M2 minus 1 होता है। हाँ, M1 इंटू M2 M1 माइनस plus वन होता है। M2 minus 1 होता है। माइनस वन होता है भाई। सर M1 M2 इक्वल टू होता है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ भाई, M1 इंटू M2 इक्वल टू माइनस वन होता है। क्यों? यस सर, यस सर, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है भाई? परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या करना है? u इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो है u इक्वल टू कांस्टेंट, u की वैल्यू लगा दो। u की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इसे मैंने k1 मान लिया। से इसका डिफरेंशिएशन करें, इसकी dy dx निकालना है। M1 M2 क्या होते हैं? ग्रेडियंट होते हैं dy dx। तो इस पूरे इक्वेशन की dy dx निकालो, डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4x। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y dy dx। और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। dy dx क्या हो जाएगा? 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा अपॉन 2y। 2 से ये कैंसिल, माइनस 2x अपॉन y आ गया। इसे मैंने क्या मान लिया? क्या क्या कंसीडर किया इसे? M1 क्यों बेटा? यस सर, M1 मान सर लिया। M1 हाँ कंसीडर किया है। हाँ, इसी तरीके से b इक्वल टू कांस्टेंट फिर लिख लो। b की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन x डाल दो। देखो फॉर द कर्व b इक्वल टू कांस्टेंट, b हमारा कितना है? y स्क्वायर अपॉन x y स्क्वायर इक्वल होगा। टू कांस्टेंट। इसे k2 मान लो। इसे मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू k2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। डिफरेंशिएटिंग अगेन, y स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दो। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y dy dx, k2x का k2 हो जाएगा। यहाँ से dy dx की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? k2 अपॉन 2y। क्यों? k2 अपॉन 2y आ जाएगी, 2y अपॉन में आ ये जाएगा। 2/2y। यहाँ मैंने क्या किया है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। k2x किसके इक्वल हो गया? किसके इक्वल हो गया? y स्क्वायर के। y हाँ, x का मल्टीप्लाई इसलिए किया जिससे कि k2x बन जाए और k2x को y स्क्वायर लिख दे। y स्क्वायर लिख दिया, नीचे 2yx है, y से y स्क्वायर y क्या कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 2x, ये m2 आ गया। बताओ बेटा। ये क्या आ Yes, गया? sir. m2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? m1 ये रहा आपका, -1 अभी पीछे निकाला था मैंने, और -2x m2 होगा। ये है, -1 आ गया। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनल। बताओ हैं? ये अच्छी बात समझ में आई बेटा? यस हाँ, अब ये दिखाना है Yes, आप। sir, आगे। हाँ, अब ये दिखाना है आपको कि आपका जो ये मैपिंग है ये कॉन्फॉर्मल नहीं है। कैसी है? कॉन्फॉर्मल नहीं है। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कॉन्फॉर्मल कब नहीं होता है? जब एफजेड एनालिटिक नहीं होता है तो मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं होगी। क्यों? ये रिमार्क में लिखा है एफजेड एनालिटिक ना हो और एफजेड नॉट इक्वल टू 0 ना हो तो मैपिंग कॉन्फॉर्मल
नहीं होगी, और अगर ये है तो मैपिंग कॉन्फॉर्मल होगी। तो यहाँ मुझे दिखाना है कि मैपिंग कॉन्फॉर्मल, मैपिंग कॉन्फॉर्मल क्या दिखाना है आगे, नहीं है। तो मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं है, इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एफजेड एनालिटिक, एनालिटिक है नहीं है भाई, मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं है ये दिखाना है, तो मुझे एफजेड एनालिटिक नहीं होगा कि होगा, बोलो। बताओ बेटा, आवाज आ रही मेरी? सर एनालिटिक होगा, पर एफ जेड जो जेड है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा अरे तब। यार तुम कहाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं दिखानी है, ये इसमें लिखा है कि दिखाइए मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एफजेड एनालिटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सीधे सा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एफजेड एनालिटिक है तो मैपिंग कॉन्फॉर्मल होगी, और मुझे दिखाना है कि मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं है, तो क्या कंडीशन बनती है यहाँ से, एनालिटिकल नहीं होना चाहिए। एनालिटिक नहीं होना चाहिए, एनालिटिक ना हो। एफजेड एनालिटिकल ना हो, बस ये कंडीशन बनती है। नहीं बात समझ आई? यहाँ सर आ गई, सर आगे आ गई। हाँ, एनालिटिक अगर नहीं मैपिंग होगा। कॉन्फॉर्मल नहीं है इसका मतलब एफजेड एनालिटिक नहीं होना चाहिए, एफजेड एनालिटिक और एफजेड एनालिटिक नहीं होने की कंडीशन क्या होती है, क्या होती है, एफजेड एनालिटिक कब नहीं होता है, कब नहीं होता है एफजेड एनालिटिक? जब हाँ एफ हाँ, बोलो 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 बेटा। एवरेज जेड 0 ना हो। एफजेड जीरो ना हो। पिछले चैप्टर्स में जाओ, जो पिछले चैप्टर्स कराए थे, मैंने क्या बताया था, एफजेड एनालिटिक कब नहीं होता है, सब भूल गए हैं? मैंने बताया था अगर सीआर इक्वेशन सर सेटिस्फाई जब ना हो, उसके नीवा सर जब उसकी नीवा जो आकाश के वो होते हैं वैल्यू वो उसके इक्वल ना हो, क्या हो, कौन सी वैल्यू, तो जिसे हम अलोन निकालते थे वो वैल्यू उसकी इक्वल ना हो, नहीं मैंने होती ये है। बताया था आपको कि अगर सीआर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एफजेड एनालिटिक नहीं होगा कैसे भी, जी सर ये भी है, और सीआर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बताया था। और नहीं भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर उसने इंटर पास नहीं कर पाया तो बीटेक नहीं कर पाएगा। एनालिटिक नहीं है इसका मतलब क्या है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्यों? जी सर। हाँ, तो u हमारा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इससे सीआर निकालो, देखो सीआर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो सीआर के लिए क्या निकाला, u हमारा क्या था, u था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b क्या था हमारा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर मैं डेल यू डेल एक्स निकालूंगा तो कितना आना चाहिए, 4x आना चाहिए। डेल यू डेल वाई कितना आना चाहिए, 2y आना चाहिए y के रेस्पेक्ट में। डेल वी डेल एक्स b का x के रेस्पेक्ट में कितना आना चाहिए, वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। b का y के रेस्पेक्ट में कितना आना चाहिए, इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो 2y अपॉन एक्स। देख सकते हो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई के लिए क्या होना चाहिए, डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। डेल यू डेल वाई माइनस डेल वी डेल एक्स के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब सीआर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सीआर सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब एफजेड एनालिटिक नहीं है, और अभी जो रिमार्क लिखाया है उससे एफजेड एनालिटिक नहीं है तो एफजेड कॉन्फॉर्मल भी नहीं होगा। एफ को
एफ जेड एनालिटिक नहीं है तो एफ जेड क्या नहीं होगा, कन्फॉर्मल भी नहीं होगा, नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल नहीं होगा। नहीं होगा सर। नेक्स्ट है आपका द एंगल ऑफ रोटेशन एफ जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई। हाँ, क्वेश्चन है फॉर द कॉम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज 2 अंडर रूट 5। और सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज tan इनवर्स 0.5। ये दिखाना है। W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। एंगल ऑफ रोटेशन का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन का, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का, ये तो निकालना है पहले पार्ट में आपको। कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन इसका फॉर्मूला बताया था एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा है। और एंगल ऑफ रोटेशन का क्या बताया था, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ देखो जेड इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 2 प्लस आई, इसे लिख सकता हूँ 2 प्लस आई इंटू 1, अल्फा 2 हो गया बीटा 1 हो गया, क्यों? तो जी सर बिल्कुल। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन है जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश 2 प्लस आई। अच्छा एफ डैश जेड तुम्हारा कितना होता है 2 जेड, कितना है यहाँ से एफ जेड जेड स्क्वायर है ना, कितना दिया है एफ जेड कितना दे रखा है W, यही एफ जेड है जेड स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2 जेड, और जेड की जगह 2 प्लस आई लगा दोगे तो ये निकल आएगा एफ डैश 2 प्लस आई किसके इक्वल होगा, जेड की जगह यहाँ लगा दो 2 प्लस आई के इक्वल होगा। 2 प्लस आई आ गया, इसे सॉल्व कर लूंगा 4 2 प्लस आई आ जाएगा, 4 प्लस 2 आई आ जाएगा। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा 4 का 16 आ जाएगा और 2 का 4 आ जाएगा, अंडर रूट 20 आ जाएगा, जिसे लिखूंगा 2 अंडर रूट 5। बताओ बेटा। हेलो, यस सर। जैसे ही एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश 2 प्लस आई। एफ डैश 2 प्लस आई कितना है, ये हमने निकाला है एफ डैश 2 प्लस आई, ये 4 प्लस 2 आई है। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये अल्फा और ये बीटा, यानी tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा यानी 2/4। और 2/4 का मतलब क्या हो गया tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 का मतलब 0.5, तो tan इनवर्स 0.5 आ गया। बताओ। जी सर। बात समझ आई आपकी? यस सर। सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, W इज इक्वल टू जेड प्लस सी, और जहाँ सी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। लेट ए रेक्टेंगुलर डोमेन R be bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 1. Determine the region R dash of W plane into which R is mapped under the transformation W is equal to z plus 1 minus 2 pi. ठीक है, अभी से पिछला मैंने कराया था, ये फिगर है x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 1। ये रेक्टेंगल था, बनाया था मैंने, x equal to 0 y एक्सिस पर, y equal to 0 x एक्सिस पर, x is equal to 2 y के पैरेलल 2 डिस्टेंस पे, y is equal to 1 x के पैरेलल पर डिस्टेंस पे, ये रेक्टेंगल है। और ट्रांसफॉर्मेशन है W is equal to z plus 1 minus 2y। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था एग्जांपल, उसी से कराएंगे। W is equal to हमारा क्या होता है u plus i भी, z क्या है x plus i y, और 1 minus 2y ये है आपका, ये x और ये 1 x plus 1 हो जाएगा बेटा, ये मैंने यहाँ कर दिया, i कॉमन आ गया, y minus 2 रह गया,
जब मैं कंपेयर करूंगा u की वैल्यू x प्लस 1 आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू y माइनस 2 आ जाएगी। अब x इक्वल टू 0 क्या बनेगा, u हमारा x प्लस 1 है तो ये बन जाएगा u इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, u की यहाँ x की जगह 2 डाल दोगे u इक्वल टू 3 बनेगा, y इक्वल टू 0, v इक्वल टू y माइनस 2, y की जगह 0 डाल दोगे v इक्वल टू y माइनस 2 बनेगा। ऐसे y इक्वल टू 1, v की जगह 1 डाल दोगे, y की जगह 1 डाल दोगे तो v मिलेगा y माइनस 1। इसे हम फिगर को ड्रॉ करते रहे, जैसे u इक्वल टू 1, b एक्सिस के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर, u इक्वल टू 3, b एक्सिस के पैरेलल 3 डिस्टेंस पर, v इक्वल टू माइनस 1, u एक्सिस के पैरेलल माइनस 1 डिस्टेंस पर नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसे v इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 डिस्टेंस पर। इसकी मैपिंग ये बन गई। और मिरर कौन सा था हमारा, ये था w इक्वल टू z 1 माइनस 2i, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, समझ गए बेटा, बताओ। यस सर। यस सर। Hence ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म में ट्रांसलेशन ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का ट्रांसलेशन कर दिया, यानी इसका साइज फिगर जो आपका रेक्टेंगल था इसे उठा के किस डायरेक्शन में था आपका, ये आपका था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये पहुंच गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ट्रांसलेशन हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इमेज ऑफ 2x plus y minus 3 is equal to 0 under the transformation w is equal to z plus 2y। ये जो है आपकी लाइन, इसकी इस इमेज के, इस मिरर के अंदर इसकी इमेज क्या बनेगी, देखो कैसे करते हैं। w इज इक्वल टू जेड प्लस 2i, w जानते ही हमारा होता है u प्लस आई भी, और ये z की वैल्यू जानते हो x प्लस आई वाई प्लस 2i, ये u प्लस आई भी, ये x आ गया, i कॉमन आ गया, y प्लस 2 हो गया बेटा, u की वैल्यू x, v की वैल्यू y प्लस 2, u इक्वल टू x, v इक्वल टू y प्लस 2। यहाँ से मैं ऐसे u इक्वल टू x को ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू u, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ v माइनस 2। मेरे पास जो फिगर था जिसकी मुझे इमेज चाहिए 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ मैंने x की जगह तो u लगा दिया ये वाला, y की जगह v माइनस 2 लगा दिया, मुझे मिला 2u प्लस v इक्वल टू 5। इज अनदर स्ट्रेट लाइन, यानी जो इसकी इमेज बनेगी 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 की, इसके अंदर में ट्रांसलेशन है ना, 2u प्लस v इक्वल टू 5 बनेगी। ट्रांसलेशन की फॉर्म का ही तो है, ट्रांसलेशन किस फॉर्म का होता है, y इक्वल टू z प्लस 1 माइनस 2i, y इक्वल टू z प्लस, हाँ ये आपका है z प्लस c फॉर्म का होता है, y इक्वल w इक्वल टू z प्लस c फॉर्म का। तो यहाँ w इक्वल टू z प्लस c ये था हमारे पास, w इक्वल टू अब z प्लस c कितना है 2i, ये बन गए, इसकी इमेज ये बनेगी। बात समझ आई आपके, एक्स वाई में फिगर दिया होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा, आपको निकालनी पड़ेगी कि इसकी इमेज क्या बनेगी, डब्ल्यू प्लेन या यूवी प्लेन। बात समझ आई बताइए। बताओ। यस सर। यस सर। बेटा मैं रीजॉइन करूंगा अटेंडेंस के, यस सर। और इसे मैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो इसे मैं जरा कन्वर्ट करके थोड़ा 2-3 मिनट लगेंगे रीजॉइन करने के लिए, ठीक है। यस सर, यस सर।